दोस्तों बोलते हैं ना, सच्चाई और ईमानदारी से अपना काम किए जाओ तो उसका फल जरूर मिलता है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। चलिए आज जान लेते हैं आज की मार्केट का हाल। आप लोगों ने देखा हुआ है तकरीबन हर सेक्टर में थोड़ी थोड़ी तेजी रही है, और जिसका मेन कारण रहा है कि ग्लोबल सिग्नल ज़्यादा अच्छे नहीं थे, फिर भी हमारी इंडियन मार्केट ने ठीक ठाक आज की डेट में परफॉर्म किया है। मंथली एक्सपायरी का डे था, और इसके बाद में अभी कल का एक ट्रेडिंग सेशन है, परसों हो जाएगी छुट्टी ईद की, ठीक है ना। तो ईद की सबको मुबारकबाद। अब उसके बाद में हम देख लेते हैं आज का जो सब्जेक्ट है, एसआईपी टॉप 10 म्यूचुअल फंड इन इंडिया। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं कभी भी किसी पर्टिकुलर फंड को जब तक आपका रिव्यू के लिए या कमेंट में नहीं आता है तब तक मैं उसके लिए कोई भी प्रमोट नहीं करता हूं, लेकिन फिर भी आपको जो फंड का बेसिक सिलेक्शन का प्रोसीजर है उसको हमने करना ही पड़ेगा। तो आज एसआईपी है, एसआईपी का आपको बता दूं। सबसे पहले एसआईपी को एक ग्लैंस में देख लेते हैं। एसआईपी होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसमें आप ये अपने आप से कमिट करते हैं कि मैं अनुशासित वे में एक पर्टिकुलर डे को पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर फंड में अपने बैंक को मैंडेट देता हूं कि वो मेरे पैसे को फलाने एमसी को वहां पर भेजे, जिससे कि वो एमसी पर्टिकुलर फंड में हमारे एनएबी को अलोकेट करे और उसे धीरे धीरे अकुमुलेट करे, ठीक है ना। आप इसको एसआईपी की खासियत ये होती है कि इसका कोई भी समय नहीं होता है, इसका कोई भी समय नहीं होता है। आप उसको जिस समय पर भी चाहें उस समय पर खरीद सकते हैं। आप चढ़ती हुई मार्केट में भी लेते हैं, आप गिरती हुई मार्केट में लेते हैं, जिसकी वजह से उसका बेनिफिट ये होता है कि आपका रुपीज कास्ट एवरेज हो जाता है, जिससे लॉन्ग टेंडर में आपको प्रॉफिट देखने को मिलता है। लेकिन उसकी डिमेरिट ये है कि कम से कम 3 साल के बाद में जब आपका कुछ एलोकेशन हो जाता है तब जाकर के उसका कंपाउंडिंग दिखना शुरू होता है। तो एसआईपी के लिए आप ये मान करके चलिए कम से कम 3 से 5 साल किसी भी मार्केट में आपको समय लगता ही लगता है, ठीक है ना। ये हो गया आपका एसआईपी हो गई। अभी क्या है, एसआईपी के लिए हमने आपको टाइम भी बता दिया कि 3 साल के बाद में आपकी प्रॉफिट में दिखती है, और उसके बाद में 5 इयर्स के बाद में उसमें थोड़ा सा अमाउंट दिखना शुरू होता है। क्यों? क्योंकि तब उसमें जाकर के आपका अमाउंट एलोकेट होता है। सीधी सी बात मैं आपको बताऊं कि अगर आपका अमाउंट नहीं एक्यूमुलेट हुआ है तो कुछ अमाउंट पर ही तो आपका गेन दिखेगा, अदरवाइज आपका गेन कहां पर दिखेगा। तो इसलिए इस बात को आपको मानना ही चाहिए। अगला आपको मैं बताऊं कि कंपाउंडिंग आपका तभी काम करता है, जैसे इन द सेंस आपको मैं बताना चाहूंगा कि सपोज करिए कि आपने, और एक बात मैं आपको बताऊं, विडंबना हमारे यहाँ की ये है कि कई सारे लोग इसको एनएबी को या म्यूचुअल फंड को असेट मानने के लिए तैयार ही नहीं होते हैं। असेट इसलिए नहीं मानते हैं क्योंकि जो उनका थॉट होता है उस थॉट प्रोसेस में ये लेकर के आते हैं कि मैं इसमें 10 रुपया डालूंगा, वो रातों रात 10 गुना होकर के 100 रुपया हो जाएगा। कई लोग तो ये मान करके चलते हैं कि मैं 100 रुपया महीना डालूंगा तो वो हमारा कई 100 गुना बढ़ करके हमें मिल जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता दोस्त। सर्टेन रिटर्न आपको मार्केट में मिलता है जो कि एवरेज देखा जाता है, ऐसा पिछले समय में देखा गया है, लेकिन भविष्य का कोई भी प्रेडिक्शन नहीं कर सकता है। भविष्य का सिनेरियो किस पर चलता है? देश के सिनेरियो पर चलता है। पर्टिकुलर जो उसके अंदर शेयर्स हैं, जो उसके अंदर सेक्टर्स हैं, जो उसके अंदर आपके फंड मैनेजर ने जिसको चूज किया हुआ है उस पर डिपेंड करता है। और आजकल ग्लोबल विलेज होने की वजह से वर्ल्ड के सीनियो पर डिपेंड करता है। ये बात आप मान लें। अब इसके बाद में आपको अगर फंड का सिलेक्शन करना है एसआईपी के लिए तो वो सबसे बड़ा चैलेंज का विषय बन जाता है। क्यों? क्योंकि आप ये मान करके चलिए कि आपके कई सारे लोग, जो से मान लिया कि सपोज करो कि जो भी एक एएमसी में इतने लोग, लाखों लोग अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो डिफरेंट डिफरेंट एज के और डिफरेंट डिफरेंट जो है फाइनेंशियल पोजीशन के लोग होंगे। ये बात आप मान करके चलिए, ठीक है ना। उसमें कई लोग ऐसे होंगे जो कि जानकार होंगे, कई लोग ऐसे होंगे जो कि सीख रहे होंगे, कई लोग ऐसे होंगे जो कि न्यू कमर होंगे, ठीक है ना। तो अभी हमारा जो मेन मोटिव है वो जो जानकार हैं उनको अगर कुछ टिप मिल जाती है तो ठीक है, नहीं तो जो नहीं जानने वाले हैं कम से कम उनको एक नॉलेज दिया जा सके कि यस आप ये प्रोसीजर फॉलो करें। तो आइए अभी हम बढ़ते हैं
आगे बढ़ने से पहले फंड को हम कैसे सेलेक्ट करें, इसको हम सबसे पहले आपको बता दें कि हमने क्राइटेरिया क्या लिया है। हमने क्राइटेरिया लिया है, सबसे इसमें डिपेंड करता है एज वाइज, क्योंकि पैसा तो क्या है, आप जितना एसआईपी में डालोगे उसी अनुसार आपका एलोकेट होगा, ठीक है ना। तो इसमें एज जैसे हो गया, एज इसमें काफी मैटर करता है इक्विटी के अंदर। जाहिर सी बात है कि आप इक्विटी के अंदर जाएंगे अगर आपका म्यूचुअल फंड है। एंड इक्विटी आपका वो होता है जिसमें आपका पैसा शेयर्स में लगता है। शेयर्स को आप दो तरीके से ले सकते हैं, या तो डीमैट अकाउंट से आप डायरेक्ट परचेस कर सकते हैं, या तो म्यूचुअल फंड के माध्यम से आप अपने फंड मैनेजर आपके ऑन बिहाफ ऑफ पर उसको खरीदता है। लेकिन म्यूचुअल फंड की डिमेरिट जो होती है, सबसे बड़ी डिमेरिट ये है कि आप अपने शेयर्स पर आपका कंट्रोल नहीं रहता है। आप चाहते हुए भी कि मेरा ये शेयर नहीं बिकना चाहिए, ये मेरा पसंदीदा शेयर है, आप उसको नहीं रोक सकते हो। जरूरत पड़ने पर आपका फंड मैनेजर उसकी चर्निंग कर सकता है, उसके परसेंटेज को अप एंड डाउन कर सकता है। ऐसा आपने उसको इन रिटर्न दिया हुआ है, जो आप वहां पर साइन करते हो ना कि मैं टर्म्स एंड कंडीशन को क्या करता हूं, एक्सेप्ट करता हूं, ठीक है ना। तो वहां पर वो आपने दिया हुआ है। अब एज का क्राइटेरिया हम ले लेते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 10 साल की चीज बड़ी मायने रखती है। आज एक बच्चा पैदा हुआ है, अगले 10 साल बाद वो 5वीं क्लास का स्टूडेंट होगा, 5वीं या 4थी क्लास का स्टूडेंट होगा। अगले 10 साल के बाद में जब वो 20 साल का होगा, वो +2 करके ग्रेजुएशन में चला गया होगा, वो अपने जॉब के फील्ड को चूज कर लिया होगा। अगले 10 साल के बाद में जब वो 30 साल का हो रहा होगा, तो उस समय उसकी शादी होने वाली होगी और उसका जॉब लग चुका होगा, या वो अपने जॉब में अपनी पोजीशन बनाने के लिए सेटल हो रहा होगा। अगला 10 साल बीत जाएगा, चौथा डिकेड जब शुरू हो जाएगा, 40 साल में उसके बच्चे स्कूल जाने लगे होंगे, उसकी शादी को 10-12 साल हो गए होंगे, तो कई सारी उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो गई होंगी, उसके पास काफी सारा धन एक्युमुलेट हो गया होगा, इत्यादि इत्यादि। या वो अच्छा खासा वहां पर कर रहा होगा, लेकिन वहां पर एक चीज आपको मायने करनी होगी कि उसके सर के बाल उड़ रहे होंगे, उसके चांदी के बाल सफेद हो रहे होंगे। तो ये सारी चीजें आपने ध्यान रखनी है मेरे भाई। अच्छा, अभी एज का जो हमने क्राइटेरिया लिया है वो लेकर के चलते हैं। उसके बाद में फंड के एसआईपी के टॉप 10 फंड को आप कैसे, वैसे 10 फंड नहीं लेना है, 4 या 5 फंड इनफ होते हैं मेरे भाई। जब आपको जानकारी हो जाएगी तब उसके बाद में आप 5-7 फंड कर सकते हैं। लेकिन अभी आप शुरू में चलिए, वो हो जाएगा, अलग मैटर हो जाएगा, क्योंकि अभी डिस्कशन का अंत होता है, ठीक है ना। वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, आप लोग बोर होने लगेंगे। 25 से 35 साल हमने एक क्राइटेरिया ले लिया, ठीक है। 25 साल मान करके चल रहा हूं, कितने दिन में बंदा अर्निंग शुरू कर देगा। 35 से 45 साल का हमने एक क्राइटेरिया ले लिया, एक एज ग्रुप ले लिया। 45 से 55 का हमने एक एज ग्रुप ले लिया, और 55 to 65 का हमने एक क्राइटेरिया ले लिया। एंड 65 to 75 भी एक क्राइटेरिया ले लो, ठीक है ना। तो ये टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5। ये हमने 5 क्राइटेरिया ले लिया, जिसमें आप अपने 25 साल की जर्नी से 75 साल की कंप्लीशन की जर्नी को कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो आपको दीर्घायु, लंबी आयु, फलाना ढमकाना का, ऐसे ही मेरा क्या बोलते हैं, शुभकामनाएं मेरी मिल गई हैं मेरे दोस्त। ये मान करके चलते हैं कि आप यहां तक बिल्कुल एक्टिव रहेंगे, ठीक है ना। चलिए, अब 25 से 35 में जो होता है, वहां पर आपको पता है कि फंड्स आपके 3 टाइप के होते हैं मेरे भाई, ठीक है ना। लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप। डन है। लार्ज कैप में 1 से 100 कंपनी, ठीक है ना, 1 to 100। मिड कैप में आपकी 101वीं से, बिल्कुल एकदम से सारांश में चल रहे हैं, 101वीं से लेकर के 250वीं। एंड स्मॉल कैप में 291वीं से लेकर के आपका ऑनवर्ड, ठीक है ना। ये आपका हो गया, यहां तक आपको समझ में आ गया। अब दोस्त, अब रही बात कि किसको कौन सा फंड सेलेक्ट करना चाहिए, सबसे सीधी सी बात है। आपको एक बात बता दूं कि लार्ज कैप आपकी कंपनियां जो होती है ब्लू चिप कंपनियां होती है, काफी इसमें कंपटीशन चलता है मिड कैप और लार्ज कैप के बीच में। जो आपकी मिड कैप की कंपनियां, ये हमेशा इनको फ्लिप करने के चक्कर में रहती है और उनके पास अच्छा खासा गेन हो जाता है, ठीक है ना। तो
और ये हमेशा अपनी पोजीशन को बनाए रखने के लिए संघर्षरत रहती है। इनके पास काफी सारा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, काफी सारे एम्प्लॉयज होते हैं, काफी सारे इनके पास अनुभवी लीडर्स होते हैं, काफी इनका प्रोडक्शन होता है, काफी इनका इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। मिड कैप भी उसी तरफ अग्रसर हो चुकी होती है। स्मॉल कैप आपकी वो कंपनियां होती हैं जो कि बिल्कुल एकदम से संघर्ष कर रही होती हैं, जूझ रही होती हैं अपने प्रोडक्शन को, अपने इसको। और दूसरी बात आपको एक बात बताओ, किसी भी कंपनी को चलाने के लिए अगर वो टॉप क्लास की कंपनी है तो एक कंपनी के साथ कम से कम 10-20 कंपनियां क्या करती हैं, उसके स्पेयर्स की लगती हैं। सपोज करो ऑटो की इंडस्ट्री एक लगी है, जैसे मैं एग्जांपल देना चाहूंगा, नैनो की इंडस्ट्री क्यों फेल हुई पश्चिम बंगाल में, आपको याद होगा, जो भी पुराने लोग होंगे उनका याद होगा, ठीक है ना। तो इसलिए उसकी फेल हुई कि नैनो एक ड्रीम था और वहां पर टाटा ने लगा दिया था पश्चिम बंगाल में, वीरभूमि मेरे ख्याल से होती जगह थी, तो वहां पर ममता दीदी ने उसको लगाने के लिए जगह दे दिया। लेकिन आपको पता है ममता दीदी के बारे में, अक्खड़ स्वभाव उनका है, उन्होंने ये नहीं सोचा था कि एक कंपनी के साथ में कम से कम 10 से 20 कंपनियां क्या करेंगी, छोटी कंपनियां लगेंगी जो कि स्पेयर पार्ट को बनाएंगी। क्योंकि मेन फैक्ट्री क्या करती है, उसको असेंबल करती है, आपको पता होना चाहिए। बाहर से जैसे हमारी जो भी आती हैं वहां पर एसेसरीज आती हैं, यहाँ पर हमारे इंडिया में क्या किया जाता है, उसका असेंबल किया जाता है। तो सेम हाल यहाँ की जो टॉप क्लास की कंपनियां हैं, जो उद्योग वहां पर लगते हैं, कभी भी आपको अगर वो एरिया विजिट करने का मौका मिलता है, मेरे को तो, मैं बहुत बड़ा सौभाग्यशाली हूँ, कई सारी फैक्ट्रियां मेरे को विजिट करने का मौका मिला, तो मैं सबसे पहले उसको क्या करता हूँ, वहां पर किसी टॉप पर खड़े होकर के उसके बाद में किसी से भी ये पूछता हूँ कि भैया इसका आखिर में है क्या। बिकॉज मैं जानता हूँ यस यार कि मेरा उससे कोई रिलेटेड नहीं है, लेकिन एक मैनेजमेंट साइड का होने के नाते वो मेरे अंदर क्यूरियोसिटी रहती है कि कम से कम एक बार एक ग्लैंस देखूं तो यार इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलप होता है, यार इसमें रोजगार का कितना जो सृजन होता है, यार इसमें प्रोडक्शन किस किस टाइप का होता है, यार इनका रोड कैसे होता है, रॉ मेटेरियल कैसे होता है, इनका प्रोडक्शन कैसे होता है, इनकी असेंबलिंग कैसे होती है। कभी मौका मिलता है तो कभी यार किसी भी फैक्ट्री को पक्का देखना, कमाल की इंजीनियरिंग, कमाल का प्रबंधन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। ये सारी चीजें हमें देखना चाहिए, उससे आपको अनुभव आता है। चलिए फिर साइड अलग हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां तक आपने इसको छांट लिया। अब छांटने के बाद में चलिए आप आ जाते हैं, ठीक है ना। अभी हम फैक्ट्रियों पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं किसके ऊपर, फंड के ऊपर। फंड के ऊपर हम कर रहे हैं, तो आप देखिए अभी यहाँ पर आपका लार्ज कैप में आपको जाहिर सी बात है रिस्क कम है, इसमें मॉडरेट रिस्क है और इसमें बहुत ही हाई रिस्क है, ठीक है ना। इक्विटी कोई भी हाई रिस्क तो उसमें है ही है, लेकिन इसमें सुपर हाई रिस्क मान लो। अब जाहिर सी बात है कि अनुभव की बहुत बड़ी कमी होती है किसके पास, 25 से 35 साल के बंदे के पास में, ठीक है ना। तभी 35 ईयर से कम के बंदे को आपको पता है कि प्रेसिडेंट के लिए नॉमिनेट नहीं किया जाता है, जानते हो ना। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, बिकॉज क्योंकि उसका ब्लड जो होता है यंग ब्लड होता है, वो डिसीजन लेने में काफी फास्ट होता है। वो कहीं ऐसा ना हो कि कोई ऐसा क्विक एक्शन ले ले कि जिससे कि क्या हो जाए, धूम धड़ाका भी हो सकता है, या कोई ऐसा जिससे कि देश का अहित हो सकता है, लाखों करोड़ों लोगों के ऊपर अफेक्ट उसका पड़ सकता है। इसीलिए अब 35 के बंदे को ही प्रेसिडेंट के लिए इन रिटर्न है, तभी वो नॉमिनेशन भर सकता है अपना। क्लियर है आपको। वैसे अपने यहाँ पर तो कभी भी अब 60 ही या 70 ही आपके प्रेसिडेंट बने हैं, तो अपना रिकॉर्ड रहा है, ठीक है ना। उसके बाद में ये हो गया। अब 35 से 45 की साल की जो एज हो गई, बंदा वहां पर बैठ चुका होता है, इस्टेब्लिश हो चुका होता है, उसका आय का सोर्स खुल चुका होता है, वो सुपर अक्यूमुलेशन के पीरियड में होता है। 45 से 55 साल का जो बंदा है वो बिल्कुल प्रौढ़ होता है, सुपर मेच्योर होता है, काफी उसके पास वेल्थ होती है और वो काफी सारा उसके पास अनुभव गेन किया होता है। और 55 से 65 साल की तो पूछो ही मत, काफी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज इनके कंधों पर होती हैं, जो इन्होंने अक्यूमुलेट किया होता है वो इनको बहुत सही तरीके से खर्च करना होता है। और उस समय होते हैं जब ये रिटायर की तरफ अग्रसर हो चुके होते हैं। अभी ये सोचते हैं कि अब हम अपनी जिम्मेदारियों से, बोलते हैं ना भैया बिटिया बेटवा की शादी ब्याह कर दिया, ठीक है ना, अब हमें क्या करना है, गंगा नहाना है, अब हमने चारों धाम करना है, इत्यादि इत्यादि, देशाटन वगैरह, फलान धमाक, ये सब सारी चीजें इसमें शामिल है। तो आपको लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा, बढ़िया प्रबंधन करना पड़ेगा। ये मैंने क्यों प्रबंधन की बात करी थी, उसका मतलब था, कोई भी बात बोलने का मतलब ऐसे ही नहीं होता है, बिकॉज हमें पता है आपका टाइम बहुत ही कीमती है और हमारा भी समय काफी कीमती है। कुछ भी बताने के लिए, कुछ भी बनाने के लिए काफी सारी मेहनत लगती है, काफी सारा एफर्ट लगता है मेरे भाई, ठीक है ना। तो ऐसा मतलब कुल मिला करके सोचना पड़ता है, यस कम से कम आप लोग इससे लाभान्वित हो सके। अगर चंद लोग भी लाभान्वित हो जाते हैं ना, तो मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा, ये मान करके चलिए, ठीक है ना। उस जीवन का क्या लाभ है अगर जिसने कभी किसी को कुछ दिया ही नहीं, ठीक है मेरे भाई। तो कम से कम जो हमने सीखा है वो आपको दे रहे हैं,
अभी आपने यहां पर कर लिया। अभी आप देखिए आपकी रिस्क लेने की क्षमता जो है, आप कम से कम वहां पर क्या करेंगे, सस्टेन करेंगे। छोटे से उतार चढ़ाव से आप लोग घबरा जाते हैं, जोश में आकर के फैसला नहीं लेना है। तो आपने सबसे पहले वही करना है, एक हाइब्रिड फंड इनिशियल में स्टार्ट करना है किसी भी एज के। आप अगर आप इनिशियली स्टार्ट कर रहे हैं तो ठीक है ना। 25 से 30 वाले को मैं चाहूंगा आप कम से कम 1 साल तक हाइब्रिड की एसआईपी को जरूर उतार चढ़ाओ। मार्केट कहीं नहीं भागी जा रही, आपका पैसा कहीं नहीं भागा जा रहा। हाँ, आपके पास इनफ्लो आ रहा है, आपको डालना है तो आप तुरंत उसके बाद में एक स्मॉल कैप ठोक दें और एक हाइब्रिड ठोक दें। स्मॉल कैप में आप एसआईपी पर ही इसको जाने दें, लमसम के ज्यादा चक्कर में उस समय ना पड़े। थोड़े बहुत शौक अपने पूरे करते रहें और थोड़ा बहुत आप क्या करें, इन्वेस्ट करते हैं। अब इन्वेस्टमेंट का रूल जो वो वाला है वो आपको बताऊंगा, लेकिन क्या है, एसआईपी टॉप 10 फंड सिलेक्शन का हो रहा है तो अभी वो वाला चलने से मतलब नहीं रहेगा, फिर अगले वीडियो में देखता हूं उसको, ठीक है ना। फिर आपने वहां पर स्मॉल कैप एक छांट लिया, एक आपने हाइब्रिड छांट लिया। जैसे ही स्मॉल कैप का उतार चढ़ाव आपको समझ में आ जाता है, हाइब्रिड को वहीं पर ही आप क्या करिए, स्टॉप कर दीजिए और एक आप मिड कैप उठा लीजिए। 25 से 35 साल के बंदे की बता रहा हूं, ठीक है ना। आप एक मिड कैप को वहां पर शुरू कर दीजिए, ठीक है ना। उसके बाद में आप एक मिड कैप स्मॉल कैप को छोटे अमाउंट से चलने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज आपके पास टाइम ही टाइम है और टाइम कंपाउंडिंग के लिए बहुत ही जरूरी होता है। बिकॉज यू नो वेरी वेल दैट क्या कंपाउंडिंग की जो आपकी परिभाषा है, A = P1 + R/100 पर रेज़ द पावर n, ठीक है ना। तो आपका n क्या हो गया, नंबर ऑफ टाइम्स हो गया। टाइम्स मतलब जैसे ये अपना क्वार्टर में होता है ना, काउंट होता है, क्वार्टरली इंटरेस्ट लगता है, ईयरली लग रहा है, ईयर लग रहा है, तो इसलिए इसको n से हम डिनोट करते हैं। इसके बाद में इसके साथ में nt, t इसका साइलेंस हो जाता है, ठीक है ना। नंबर ऑफ टाइम्स जो है ये ऐसे करके किया जाता है। उसके बाद में r आपका ब्याज हो गया। अब चाहे ब्याज बढ़ाओ, चाहे टाइम बढ़ाओ, चाहे इसका पी बढ़ाओ, आपका प्रिंसिपल अमाउंट बढ़ाओ। तो प्रिंसिपल अमाउंट जाहिर सी बात है इस समय बंदे के पास कम होता है मेरे भाई, ठीक है ना। तो लेकिन क्या है, किसी के पास टाइम होता है, आपके पास टाइम है तो आप उसके बाद में छोटा सा चंक उसमें जाने दें। क्लियर है आपको भाई साहब। और इक्विटी में आपका पोर्शन उस समय क्या होना चाहिए, एज के मुताबिक थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए। अगर आपकी एज कम है तो आपकी इनकम के मुताबिक सेविंग का। उसी प्रकार से जब आप 35 से 45 के हो गए तो आप वहां पर क्या करो, एक बैलेंस एडवाइजर चाहे फ्लेक्सी कैप फंड ले लो, ठीक है ना। 3 फंड आपके हो गए। जैसे आप 45 से 55 में जा रहे हो या उस समय आप 35 में भी आपके पास अगर आपकी तनख्वाह बढ़ गई है, इनकम बढ़ गई, आपकी पोजीशन बढ़ गई है, तो उस समय आप एक फंड और बढ़ा दो। कौन सा फंड कर लो, आप अपने पास कौन सा फंड कर लो, लार्ज कैप फंड एक जरूर कर लो, क्योंकि आप एंटी एजिंग आपकी शुरू हो गई है 35 से 45 साल में, ठीक है ना। जब आप 45 से 55 के बीच में पहुंच गए तो आपको उस समय आपकी घंटी बज जानी चाहिए कि आपका अभी क्या हो रहा है, एनर्जी लेवल डाउन होना शुरू हो जाएगा। कितना भी आप फिजिकली फिट हैं तो वहां पर आपको वो युवा वाली शक्ति नहीं रहेगी, बट एक्सपीरियंस आपके पास रहेगा। उस समय आप, सीधी सी बात है, अभी मैंने नहीं लिया है, 49 साल का मैं हो रहा हूं, लेकिन मैं अपने 50वें साल पर प्लान कर रहा हूं। वहां पर आपने इंडेक्स फंड पक्का चूज कर लेना है, ठीक है ना। इंडेक्स फंड में क्या होता है, आपको कंप्लीट डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है, खर्चा आपका काफी कम हो जाता है और आप 2 फंड कम से कम इंडेक्स फंड अपने चॉइस के मुताबिक, जैसा आप समझते हैं, आपका स्वास्थ्य ऐसा है, आपके पास टाइम ऐसा है, कितने दिन आप बिल्कुल सस्टेन कर पाएंगे, आप वहां से करना शुरू करते हैं। और यहां से आप अपने जो भी आपका गोल आपका पूरा होता जा रहा है, जो भी गोल आपका पूरा होता जा रहा है, उससे आप अपना पैसा विड्रा करते जाएं और इस तरफ बढ़ते चले जाएं। इसी प्रकार से 5-7 फंड आप लेकर के अपने एज के मुताबिक चलते रहें, एसआईपी डालते रहें। जैसे जैसे उतार चढ़ाव समझ में आ जाता है तो डाउन के टाइम पर घबराए नहीं, अपना लमसम भी डालते रहें। तो फिर अभी लमसम की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं, आज एसआईपी का मैटर है। आपको हमने फंड को चूज करना बता दिया है दोस्तों। इस प्रकार से आप अपने फंड की संख्या बढ़ा सकते हैं, अपने रिस्क को, अपने गोल को देखते हुए, अपने टाइम को देखते हुए आप इसको कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको काफी सारी सहूलियतें प्रदान करेगा फंड के सिलेक्शन में। दूसरी चीज आपको एक बात बताऊं, फंड के सिलेक्शन में आप सबसे पहले आप यही हो जाएगा ना, फंड का सिलेक्शन कैसे करें, वीडियो लंबा हो जाता है। फंड के सिलेक्शन में आप कभी भी किसी फंड का, आप ये मान करके चलिए, आप कम से कम मिनिमम 5 से 10 साल के पुराने फंड को चूज करें, नंबर 1। दूसरी चीज आप क्या करें, उसका जो निफ्टी का किसके ऊपर वो चल रहा है, किसके ऊपर बेस है, कौन से बेंचमार्क को बीट कर रहा है। आप देखिए कि आपके फंड ने अपने बेंचमार्क को बीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जब सारे फंड का अच्छा टाइम है तो, और गिरावट के समय पर वो बेंचमार्क से कितना गिर रहा है नीचे, क्या
बेंचमार्क को, वो उस समय भी बेंचमार्क के ऊपर है, तो वही आपका सुपर फंड है। ज़्यादा आपने परेशान नहीं होना है। वो अल्फा तो जनरेट करके आपको आपका फंड मैनेजर दे ही देगा अगर आप होल्डिंग कर रहे हैं। बस यही छोटी छोटी चीज़ें हैं दोस्तों, जिसमें आपको फंड के सिलेक्शन में बड़ा मजा आएगा। अपने ओन व्यू से डायरेक्ट फंड में खुद का फंड सेलेक्ट करें, खुद के ज्ञान के अनुसार चलें। कंपनियां यही हैं, फैक्ट्रियां यही हैं, ये अगर प्रॉफिट में जाएंगे, देश अगर तरक्की करेगा, देश की जीडीपी बढ़ेगी, तो डेफिनेट है कि आपका फंड जरूर बढ़ेगा, इसमें कोई भी दो राय नहीं। बट आपको पेशेंस और टाइम आपको देना ही पड़ेगा, ठीक है ना। उम्मीद करता हूं जितनी आपके साथ मेहनत करता हूं, इसका रिवार्ड आप लोग जरूर करेंगे, क्योंकि रिवार्ड तो देना आपका भी फर्ज बनता है और आपको नॉलेज देना मेरा फर्ज बनता है। तो दोनों अपना अपना फर्ज निभाते हैं। मैं अपना फर्ज निभाता हूं, आप अपना फर्ज निभाइए। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।